हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सर्च पॉइंट। मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो के अंक में, जिसके अंतर्गत हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू किया है। साथ ही अगला चैप्टर जो है वो है बलबन। ठीक है, इससे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद को वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर देख लिया है। यदि आप नए हैं, आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न एग्जामों के लिए इतिहास, भूगोल और जो है उत्तराखंड फॉरेस्ट, उत्तराखंड की जनजाति से संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल पर लगातार अपलोड किए जाते हैं और उन वीडियो को भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं हम अगला गुलाम वंश का अगला शासक बलबन। बलबन की अगर हम बात करें तो बलबन का शासनकाल जो है वो रहा है 1266 से 1286 ईस्वी तक, और यह दिल्ली सल्तनत का सबसे न्यायप्रिय सुल्तान था। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का सबसे न्यायप्रिय सुल्तान था? वो था बलबन। ठीक है, बलबन दिल्ली की गद्दी पर सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन के आता है कि बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब से कब तक बैठा। ठीक है, वो बैठा था 1266 से 1286 ईस्वी में, और इसका जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। कहीं कहीं पर इसका गयासुद्दीन भी नाम मिलता है। ठीक है, एनसीईआरटी में मैंने अधिकतर बहाउद्दीन देखा है। ठीक है, तो बलबन का जो वास्तविक नाम था यानी कि पूरा नाम बहाउद्दीन बलबन। ठीक है, तो बहाउद्दीन नाम था, और इसने एक उपाधि धारण की थी, उलुग खां की उपाधि। ठीक है, बलबन की उपाधि थी उलुग खां की, और यह इसे इसके ही जो है नसरुद्दीन ने प्रदान की थी। ठीक है, नसरुद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नसरुद्दीन से किया था, और नसरुद्दीन के गद्दी पर बैठने में इसने काफ़ी सहयोग दिया था, जिस कारण नसरुद्दीन ने खुश होकर इसे उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। साथ ही इसने जो है एक नई नीति चलाई थी अपने दरबार में, वो थी रक्त एवं लौह की नीति, यानी कि तलवार के बल पर शासन स्थापित करना। ठीक है, और बलबन एक निरंकुश शासक का सिद्धांत पर काम कर रहा था, यानी कि निरंकुश शासन का सिद्धांत भी इसने अपनाया हुआ था, एक निरंकुश शासक था। साथ ही बलबन की अगर मैं बात करूं तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम रहा है, और रजिया सुल्तान के टाइम से ही वो तुर्क-ए-चालिसा का सदस्य बन गया था, और वह तुर्क-ए-चालिसा को समझ चुका था, उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझने लगा था। वह समझ गया था कि यदि दिल्ली की सत्ता को मजबूत करना है तो सुल्तान पद को एवं गरिमा को श्रेष्ठ बनाना होगा, और इसी के अंतर्गत उसने जो है एक दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत एवं जो है रक्त एवं लौह नीति को अपनाया था। ठीक है, दैवी सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो दैवी सिद्धांत यानी कि स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। ठीक है, इसने कहा कि मैं राजा हूं और भगवान ने राजा बनाकर मुझे जो है भेजा है, और ईश्वर ने जो है उसे चुनकर भेजा है। तो दैवी उत्पत्ति यह थी। ठीक है, और इसने अपने दरबार में एक प्रथा चलाई थी, सिजदा व पैबोस, यानी कि दरबार में यदि कोई भी आता था तो सबसे पहले उसे जो है इसके अंगूठे को चूमना होता था। ठीक है, राजा के अंगूठे को चूमना होता तथा पैबोस, ठीक है, उसे ही कहा जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि रक्त एवं लौह की नीति किसने चलाई थी? वो चलाई थी बलबन ने। उलुग खां की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन ने। और बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। और सिजदा तथा पैबोस नामक प्रथा किसने चलाई थी? वो चलाई थी बलबन ने। ठीक है, और इसने एक त्योहार मनाना शुरू कर दिया था, वो मनाया था नवरोज का त्यौहार। ठीक है, इसने कौन सा त्यौहार मनाया था? नवरोज का त्यौहार, यानी कि ईरान का नया साल। ठीक है, इन्होंने जो है नवरोज जैसा एक नए पर्व की जो है शुरुआत की थी। ठीक है, रक्त एवं लौह की अगर मैं बात करूं तो रक्त एवं लौह की नीति के अंतर्गत इसने जो है निरंकुश शासक, यानी कि इसने दरबार में नृत्य करने से नृत्य संगीत और हंसने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इतना निरंकुश शासक बन गया था। ठीक है, और इसने तुर्क-ए-चालिसा जो था उसके तुर्क-ए-चालिसा पद का समाप्त भी कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उसका जो हस्तक्षेप राजनीति में ज़्यादा होने लगा था, जिस कारण इसने जो है अपनी कुशलता से तुर्क-ए-चालिसा को समाप्त किया था। इससे पहले हमने वीडियो के अंक में देखा था कि तुर्क-ए-चालिसा का गठन जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसने नवरोज त्यौहार मनाना भी शुरू किया था, जो कि ईरान का नया साल था, और इसने 2 विभाग बनाए थे। विभाग की स्थापना की थी दीवान-ए-अर्ज, जो एक सैन्य विभाग था, क्योंकि इसके समय जो है मंगोलों की सक्रियता बढ़ गई थी, जिस कारण उसने जो है सेना को पुनर्गठित करने के लिए दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। साथ ही तुर्क-ए-चालिसा का अंत भी कर दिया था इसने। ठीक है, इसी दौरान। ठीक है, तुर्क-ए-अर्ज
तो आपसे पूछा जाएगा तुर्क ए अर्ज सैन्य विभाग का गठन किसने किया था, तो वो क्या था, बलबन ने। ठीक है, और इसने दीवान ए बरीद जो है गुप्तचर विभाग का भी गठन किया था। तो कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कि दीवान ए बरीद था एक गुप्तचर विभाग, सैन्य विभाग या कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। तो दीवान ए बरीद था एक बरीद का मतलब गुप्तचर, बरीद जो होते हैं वो गुप्तचर का कार्य करते थे। अर्ज ये सैन्य विभाग था। ठीक है, इन दोनों का जो गठन किया था वो क्या था, बलबन ने। और बलबन ने अपने उत्तराधिकारी जो है अपने बड़े पुत्र कैखुसरो को नियुक्त किया था। और इसने अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि जिले इलाही, ठीक है, साथ ही इसने जो है जिले इलाही की उपाधि भी धारण की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो की थी बलबन ने। ठीक है, और इसने जो है एक और उपाधि धारण की थी, उसका नाम था नियावत ए खुदाई। ठीक है, ये भी उपाधि इसने धारण की थी, नियावत ए खुदाई नामक नियावत ए खुदाई उपाधि किसने धारण की थी, वो की थी बलबन ने। ठीक है, जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी, बलबन ने। ठीक है, इसने जो है प्रसिद्ध कवि, इसके दरबार में 2 कवि रहते थे प्रसिद्ध, एक का नाम था अमीर खुसरो, दूसरे का नाम था अमीर हसन। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो व अमीर हसन किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, वो थे बलबन के। ठीक है, बलबन की मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी में। ठीक है, बलबन की मृत्यु कब होती है, 1287 ईस्वी में। और गुलाम वंश की अगर हम बात करें, इसी के साथ गुलाम वंश के आगे जो शासक आते हैं वो उतने योग्य शासक नहीं हो पाते हैं, जिस कारण गुलाम वंश का जो अंतिम शासक रहा है वो रहा है शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, बहुत ही महत्वपूर्ण, तो वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स। और इसकी हत्या करके जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है एक नए वंश की स्थापना करता है, तुगलक वंश। ठीक है, और इसी के साथ जो है गुलाम वंश की समाप्त हो जाता है। तो गुलाम वंश के कुछ शासकों को देख लेते हैं क्रम से। ठीक है, गुलाम वंश के शासक, पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, उसके बाद जो आया रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर चौथा आया रजिया सुल्तान, पांचवा बहराम शाह, छठा जो शासक बना अलाउद्दीन महमूद शाह, सातवां नसरुद्दीन, और आठवां बलबन, नौवां कैखुसरो और 10वां जो था क्यूमर्स। गुलाम वंश के कुल 10 शासकों ने शासन किया था, जिसमें से 3 ही गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो के अगर जन्म की बात करें तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1253 ईस्वी में। और इसका जन्म जो हुआ था इटावा पटियाला या एटा में, यूपी में। ठीक है, एटा, इटावा, पटियाला, एटा, ये सब एक ही है, यूपी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और इसने जो है कुल लगभग 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था, यानी कि बलबन से लेकर MBT मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासकों का शासनकाल इसने देखा था। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था, तो वो देखा था 8 शासकों का, बलबन से लेकर MBT मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। और यह जो है अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि भी रहा है, राजकवि। ठीक है, और अगला, अमीर खुसरो ने किस भाषा का सर्वश्रेष्ठ विद्वान था, और यह फारसी भाषा का, इसने फारसी भाषा का सबसे विद्वान माना जाता है। और अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद हसन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो वो था मोहम्मद हसन। और यह किसके शिष्य थे, निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली में जिनकी दरगाह है उन्हीं के ये जो शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ठीक है, और इन्होंने कव्वाली, तबला एवं सितार का आविष्कार किया था। तो आपसे पूछा जाए कि अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था, कव्वाली, तबला और सितार का, या कव्वाली, तबला और सितार का जो आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने। और इन्होंने 2 रागों की रचना भी की थी, घोर और सनम। ठीक है, और इनकी कब्र जो है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि नूर सिपीहर, ठीक है, ख्वाजा खजाइन फुतू है, और मिफ्ता उल फुतू है, जिसमें चित्तौड़ विजय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अलाउद्दीन के साथ ये चित्तौड़ विजय में भी जाते हैं। ठीक है, तो उसका उल्लेख किया गया है खजाइन फुतू है और मिफ्ता उल फुतूह में। आशिका और तुगलकनामा सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अमीर खुसरो से संबंधित
तौफीक। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए जो है दिल्ली सल्तनत के शासन के बारे में, जहाँ पर हम जो है अगले वंश की बात करेंगे, तुगलक वंश। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।